हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार भारती आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स फॉर ऑल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक्सरे, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। ये वो टॉपिक्स हैं बच्चों जो पिछले 4-5 सालों में जिनसे जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन आए हैं। हर शिफ्ट में क्या ऐसे क्वेश्चन आए हैं और ये आज की जो हमारा सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन जो है हो सकता है आपके जेईई मेंस के पेपर्स में जो अप्रैल अटेम्प्ट में होने वाला है उसमें भी आए। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा बात करते हैं आज एक्सरे, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के जो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज आए हैं पिछले कुछ सालों के, उनको फटाफट करते हैं डिस्कस। और ये जो पीवाईक्यूज हैं, ये पीवाईक्यूज आपके जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन है फिजिक्स की, उसमें आराम से 80 मार्क्स दिलाने के लिए आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं फटाफट अपने डिस्कशन की तरफ और एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं शुरू। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हम बात करने वाले हैं बेटा कि यहाँ पर एक्सरे, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के जेईई मेन के पीवाईक्यूज के बारे में। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा आपको मैं, ये जो जेईई मेन के पीवाईक्यूज हैं इनकी जो ये जो पीडीएफ है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उन वीडियोज़ को क्या है, आप उस पीडीएफ को पहले सॉल्व कर सकते हैं, बाद में चाह गए हैं तो इस वीडियो को आगे देख सकते हैं जो क्वेश्चन ना आए। और इसकी आंसर की भी जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप वहाँ से उसको देख के जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ वो यहाँ पे इसको आगे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं एक्सरे, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के जेईई मेन के पीवाईक्यूज के बारे में। फटाफट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए ना, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन हमारा जो है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वॉल्यूम, हाँ हमें बताना है, इस केस में हमको पीवाईक्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमको बताना है क्या, इट्स ए जेईई मेन 2022 में आया क्वेश्चन है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट। दीजिए मेरा क्या बोल रहा है हमसे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमको चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। वॉल्यूम क्या होता है भैया, वॉल्यूम हम जानते हैं V होता है कितना, 4/3 पाई r क्यूब। V कितना होता है हमारा, 4/3 पाई r क्यूब होता है। और V अगर हम लिखें यहाँ पर कितना बनेगा, 4/3 पाई r कितना होता है, r0 a की पावर 1/3 का क्यूब आ जाएगा। तो V कितना आ जाएगा इस केस में लिखा जाए यहाँ पर, तो V जो आ जाएगा हमारा, अगर हम V लिखते हैं कितना बनेगा, 4/3 पाई इंटू r0 का क्यूब इंटू a आएगा बच्चों। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, वॉल्यूम जो है वो क्या है बच्चों, a के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट वो तो करेक्ट है हमारा। फिर क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। भाई साफ साफ दिख रहा है मास नंबर पे डिपेंड करता है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी तो हमारा क्या है बच्चों, गलत है कि नहीं है। फिर सी क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ये तो एकदम ही गलत है भाई। डेंसिटी तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, है ना। जो हमने अपना लाइव सेशन दिया था उसमें हमने बताया भी था आपको कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या होती है बच्चों, वो कांस्टेंट होती है। तो ये तो हमारा क्या स्टेटमेंट है, साफ साफ ही गलत है। फिर क्या बोल रहा है, डी, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर। ये भी गलती है। हाँ, फिर क्या बोल रहा है, ई में क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पर, अगर हमसे बोल रहा है ई में कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, तो ई भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हम चेक करते हैं अपने ऑप्शन, जहाँ पे ए एंड ई आर द ओनली करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा क्या है, ए इन ई आर द ओनली करेक्ट ऑप्शन। बी हमारा क्या बनेगा इस ऑप्शन का करेक्ट क्वेश्चन, इस ऑप्शन का करेक्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन of hydrogen atom from its second permitted energy level to first permitted energy level and the highest permitted energy level to first permitted level। क्या बोल रहा है, देखिए इस केस में हमको बताना है रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम, पहला क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये है हमारा, देखो हाइड्रोजन में n=1 है और ये है n=2। हमसे क्या बोल रहा है, सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल। सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल क्या होगा बच्चों, n=2। 2 से 1 में आने में क्या बताना, एनर्जी, हाँ एनर्जी बताना है, एनर्जी का रेशियो बताना है ना। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी। तो हम जानते हैं यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है, E1 होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और यहाँ कितनी होती है बच्चों, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो 2 से 1 में आने में जो गैप आएगा हमारा, अगर लिखें हम उसको लिखते हैं डेल्टा E1, क्या बनेगा, E2 - E1, दिस माइनस दिस करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। फेमस डाटा है। तो इसके बाद क्या बोल रहा है, हाईएस्ट
परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट। अगर हाईएस्ट क्या होगा हमारा, हाईएस्ट होगा n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से हम कहाँ पर आ रहे हैं बच्चों, n इज इक्वल टू 1 में आ रहे हैं। तो इस केस में अगर बात की जाए तो इस केस में क्या आएगा डिफरेंस हमारा 13.6 आएगा, साफ साफ दिख रहा है। ये यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर हम डेल्टा E2 लिखें तो डेल्टा E2 क्या बनेगा हमारा, इस केस में आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं है। हमसे पूछ रहा है बताओ इन दोनों का रेशियो, ये पूछ रहा है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट लेवल एंड हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट परमिटेड एनर्जी लेवल। क्या बनेगा, डेल्टा E1 बाई डेल्टा E2 क्या आ जाएगा भाई, ये 10.2 डिवाइड बाई 13.6। आई थिंक ये कितने से उड़ेगा, एक बार चेक कर लो। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है 3:4 आ जाएगा ना, सॉल्व कर लेना इसको। जहाँ तक मुझे लगता है 3:4 आ जाएगा, है ना। चलिए तो हमारा क्या बनेगा आंसर इस केस में 3:4। मैथ हम कर सकते हैं सिंपली, है कि नहीं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। मास नंबर ऑफ टू न्यूक्लियाई आर इन रेशियो, मास नंबर में दे रखा है किसके रेशियो में, 4:3, ठीक है। देयर न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी इन रेशियो ऑफ 1:1। ये तो सिंपली क्वेश्चन है भाई, डेंसिटी तो क्या है, कांस्टेंट होती है ना, तो डेंसिटी तो क्या होती है, कांस्टेंट। सीधा आंसर क्या आएगा इस केस में 1:1, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द nth ऑर्बिट, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें अलग अलग ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, NH/2πr NV, क्या पूछ रहा है, मोमेंटम पूछ रहा है MV, NH/2r NH/2π, है ना। तो हम जानते हैं बच्चों क्या कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी ऑर्बिट में तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, MVr। कितना होता है ये, NH/2π ये होता है एंगुलर मोमेंटम। इसमें MV क्या है बेटा, MV तो हमारा वो तो मोमेंटम है, तो मोमेंटम क्या आएगा, MV अगर लिखा जाए तो क्या बनेगा, NH/2πr आएगा, है ना। तो हमें मोमेंटम में कहाँ दे रखा है, NH/2πr, NH/2πr में देखा ऑप्शन ए में। एकदम ही बकवास क्वेश्चन था, है कि नहीं है। चलिए बच्चों कब आया था हमारा ये, JEE मेन 2022 में 2022 का क्वेश्चन है, 25 जुलाई शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। ओके क्या बोल रहा है, इन बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड ई आर द टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। के क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी है, पी है पोटेंशियल एनर्जी, ई क्या है हमारी टोटल एनर्जी। चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हेन द इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन टू हायर स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पे जाता है तो हमसे बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और क्या है, हमको बोहर एटॉमिक मॉडल हमको दे रखा है, के पी और ई क्या है हमारी यहाँ पर काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो बताना है इनमें क्या चेंजेस आएंगे, घटेंगे बढ़ेंगे, कौन घटेगा कौन बढ़ेगा। तो देखो यार टोटल एनर्जी क्या होती है भाई, टोटल एनर्जी होती है अगर बात करें -13.6, कौन है, हाइड्रोजन एटम है, हाँ हाइड्रोजन है, तो 13/6 n² होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये होती है हमारी टोटल एनर्जी। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी वो क्या होती है, प्लस में इतनी ही होती है 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इसका डबल, तभी तो हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये नंबर आता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आती है बच्चों, इसका डबल आती है, तो -13.6 का डबल कितना आएगा, 27.2/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो अगर n बढ़ेगा, व्हेन n विल इंक्रीज, आप बताओ मेरे को, जब n बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे देखो n बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी, सिंपल सी बात है। अच्छा इधर देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं जब n बढ़ेगा तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, छोटा, और नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो इस केस में n बढ़ाने पे कहानी क्या होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है इस वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी टोटल एनर्जी क्या होगी हमारी, बढ़ेगी। और यहाँ पर देखो सेम कहानी बात यहाँ पर भी है, क्योंकि कैसा है बच्चों ये नेगेटिव है ना, तो इस केस में कहानी क्या होगा कि भाई ये बढ़ाया क्या नाम, n बढ़ाने पर क्या होगा, हमारी टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी क्योंकि ये नंबर कैसा है, नेगेटिव है। अच्छा तो के करेगा हमारा डिक्रीज, और जो हमारा इस केस में ये यू लिखा है ना, ये यू आएगा हमारा, है ना। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कहाँ दिखाइए, के डिक्रीज करेगा, पी और ई क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, है कि नहीं है। चलिए सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन चलना है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। क्या ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए भाई क्या बोल रहा है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, while in Thomson's model electron always experience net force।
एकदम ही बकवास है, गलत ऑप्शन लिखा है। क्या बोला भाई, जब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल में, रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है कि ये हमारा है न्यूक्लियस, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। हम जानते हैं भाई जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उस पर क्या होता है, इस पर एक नेट फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, और ये v स्पीड से मूव कर रहा है रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग। ये लगातार अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज करता है और फाइनली क्या हो जाएगा, जाके इसमें क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और सिस्टम कैसा हो जाएगा, मतलब ये जो हमारा न्यूक्लियस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो एटम है। तो ये तो बोल रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो नहीं होता है, तो ये तो गलत है पूरी तरह से स्टेटमेंट, है ना, ये तो गलत है। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, एन एटम हैज़ ए नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन रदरफोर्ड मॉडल बट हैज़ एन हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन थॉम्सन मॉडल। तो थॉम्सन मॉडल आपको पता होगा, थॉम्सन मॉडल जे थॉम्सन मॉडल में क्या बताया उन्होंने कि जो न्यूक्लियस होता है, जो कि एटम होता है, एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तरबूज की तरह होता है ना, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है तो पूरा में फैला होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बीज की तरह होते हैं। ये बताया था किसने, जे थॉम्सन मॉडल ने, है ना। जे थॉम्सन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो न्यूक्लियस है, तो एटम जो है, एटम में जो टोटल जो मास है वो कहाँ पर है, वो पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे में तरबूज की तरह फैला, जैसे तरबूज होता है उसी तरह से फैला हुआ है, और जो उसके बीज होते हैं उस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये थॉम्सन के मॉडल के अकॉर्डिंग था। तो थॉम्सन मॉडल ने बताया था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये थॉम्सन मॉडल के अकॉर्डिंग था। और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, याद है आपको, रदरफोर्ड ने बताया था क्या बच्चों कि सारा का सारा मास कहाँ होता है, इसके न्यूक्लियस पे, बाकी बहुत ही लेस मास कहाँ होता है, वो जिसके अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ द एटम इज एट द न्यूक्लियस, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस चक्कर लगा रहे होते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म, और इसने क्या बताया था, जे थॉम्सन ने बताया था कि मास कैसा होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्म। तो ये तो उल्टा ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कंटिन्यूअस, जबकि सच में कैसा होता है, यहाँ पर होता है व्हाट डू कॉल नॉन यूनिफॉर्म होता है। और जे थॉम्सन के लिए कैसा होता है, जे थॉम्सन ने क्या बताया था कि यूनिफॉर्म होता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, गलत ऑप्शन बन जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, सी ए क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल इज डूम्ड टू कोलैप्स। सही बात है ये भाई, जो भी क्लासिकल मॉडल है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, उसमें कहानी क्या है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते वक्त क्या करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है, एमिट, और फाइनली क्या होता है, न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है, और कैसा होता है, एटम जो होता है कोलैप्स होता है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है बच्चों, करेक्ट है, सही है। अब डी भी चेक कर लो, जब सी चाहिए तो डी तो क्या गलती होगा, आप डी भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, डी चेक कर लेना आप, है ना। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम पजेस मोस्ट ऑफ द मास इन रदरफोर्ड मॉडल बट नॉट इन थॉम्सन मॉडल। नहीं, गलत है भाई, है ना। यहाँ पे भी कहानी क्या है इस केस में अगर बात करें तो ये रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज के पास मास ज़्यादा होता है, बात सही है। थॉम्सन जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, बीज की तरह हैं, जबकि जो बाकी बचा पार्ट जो तरबूज का मेन पार्ट होता है अगर बात करें तो वो जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें भी कहानी क्या है, जो ज़्यादातर मास है पॉजिटिव चार्ज वो क्या है, उसका मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये भी हमारा क्या है इस केस में गलत है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। हाँ भाई, क्या बोल रहा है देखिए, म्यूऑन इज नेगेटिवली चार्ज Q इक्वल टू कितना है हमारा E, ठीक है ना। विद मास क्या है, मास जो है इस केस में इसका जो है वो 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेयर Me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। इफ म्यूऑन इज बाउंड टू a proton to form the hydrogen like atom, identify the correct statement। क्या बोल रहा है, जैसे हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि एक हाइड्रोजन लाइक एटम बना रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं, वहाँ पे क्या है, म्यूऑन है। उस पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही बराबर है, बट उसका मास जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के मास का क्या है 200 टाइम्स है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अब इसके से बताना है, रेडियस ऑफ द म्यूऑनिक ऑर्बिट इज 200 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सही बात है, क्योंकि अगर बात करें रेडियस जो आती है हमारी Rn, जो आता है Rn, उसमें जो R होता है वो क्या होता है, एक्चुअली मास के होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मास क्या होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जो लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, तो Rn में जो हमारा मास होता है रेडियस में, मास किधर आता है, नीचे ऑप्शन में नीचे आता है, फॉर्मूले में मास किधर आता है, नीचे आता है। तो एक्चुअली कहानी क्या है कि जो रेडियस है nth ऑर्बिट की क्या है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और क्योंकि मास क्या हो गया है यहाँ पे 200 गुना, तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस मास हो गया 200 टाइम्स, तो रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पर, वो 1/200 टाइम्स हो जाएगी। तो हमारा जो ए वाला पार्ट है वो तो क्या है, सही है, ठीक है ना। ए वाला पार्ट हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे करेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द म्यूऑन इन द nth ऑर्बिट इज 1/2। स्पीड जो होती है ना v, अगर हम बात करें यहाँ पर v जो होती है
वी क्या होती है, वो एक्चुअली मास से इंडिपेंडेंट होती है, m की पावर 0। जो हमने याद होगा, हम जब कराया था लाइव क्लास, उसमें प्रूव किया था, हमने देखा था वहाँ पर रेडियस क्या होती है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और वेलोसिटी क्या होती है, मास के इंडिपेंडेंट। वहाँ प्रूव किया था अपन ने, वहाँ सारे फॉर्मूले कराए थे ना। अच्छा, तो ये वेलोसिटी क्या होती है, मास से इंडिपेंडेंट होती है, मास पर डिपेंड नहीं करती। वेलोसिटी क्या होती है इस केस में कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता उसको। तो वेलोसिटी क्या है, मास से इंडिपेंडेंट होगी, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, वही रहेगी जो इलेक्ट्रॉन की रहती है। कितनी रहेगी, वी एन अगर लिखा जाए nth ऑर्बिट में, कितनी आएगी, 2.18 × 10⁻⁶ Z/n, है ना, सेम ही आएगी। अच्छा, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द म्यूनिक एटम इज 200 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द, ये भी हमने प्रूव किया था भाई कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, मास के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। एनर्जी क्या होती है, मास के प्रोपोर्शनल। ये सारी चीज़ हमने वहाँ पर प्रूव की थी जब हमने लाइव क्लास दी थी किसकी, एटॉमिक फिजिक्स की, वहाँ पे हमने प्रूव किया था। तो एनर्जी क्या होती है, मास के प्रोपोर्शनल, क्योंकि मास क्या हो गया 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्योंकि मास हो गया 200 टाइम्स, इस वजह से एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 200 टाइम्स हो जाएगी। ये भी करेक्ट है। और क्या बोल रहा है, मोमेंटम ऑफ द मोमेंटम ऑफ म्यूऑन, मोमेंटम पूछे ना, मोमेंटम ऑफ म्यूऑन इज इन nth ऑर्बिट इज 200 मोर टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है। पी क्या होता है, mv, क्योंकि v तो क्या है, मास से इंडिपेंडेंट है, और मास क्या हो गया है, म्यूऑन का मास इलेक्ट्रॉन से 200 गुना ज़्यादा भारी है, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा भारी। तो डी भी क्या हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो ए सी और डी हमारे क्या है इसके करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल था, कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे जो फॉर्मूलेज थे, जो फॉर्मूलाज हैं जिसपे कि भाई मास मिली पूछा गया यहाँ पर ना, आपको मैंने बताया भी था कि भाई मास वाला जो रिलेशन आपको याद रखना है। क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन आया इसी पर, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए हाइपोथेटिकल एटम हैज ओनली 3 एनर्जी लेवल्स। ओके, ठीक है। ए हाइपोथेटिकल एटम हैज ओनली 3 एनर्जी लेवल्स। द ग्राउंड एनर्जी लेवल कितना है हमारा, -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। द 2 एक्साइटेड स्टेट हैव एनर्जी कितना है, E2 = -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E3 = कितना है भैया, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Which of the following wavelength will not be present in the emission spectrum of this atom? Okay, तो भैया इनमें से कौन सी जो हमारी वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं होगी। चलिए भाई देखते हैं आप इस केस में। ये हमारा कितना है, ये हमारा है E1 है हमारा कितना भाई, -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E2 कितना है हमारा बच्चों, E2 है हमारा -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E3 कितना है हमारा, E3 है हमारा -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिंपल। अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि इमेजिन स्पेक्ट्रम में कौन सी लेवल, तो इमेजिन स्पेक्ट्रम में इसमें कौन कौन सी लाइन पॉसिबल होंगी, देखो ना, इमेजिन स्पेक्ट्रम में इसके कौन कौन सी लाइन पॉसिबल होंगी। या तो आप कहाँ से आओ, 3 से कहाँ पर आओ बच्चों, सीधा 3 से आओ 1 में, है ना, या फिर 3 से 2 में आओ, और 2 से 1 में आओ। ये 3 तरह की ही इमेजिन लाइन प्रेजेंट हो सकती है। ये 3 तरह के जो बात करें यहाँ पर 3 तरह की ही इमेजिन लाइन प्रेजेंट है, इस वजह से 3 तरह की वेवलेंथ ही पॉसिबल होंगी। इसके अलावा इनमें से चौथी कोई वेवलेंथ है जो पॉसिबल नहीं है। तो मैं चेक करते हैं भाई कौन सी वेवलेंथ होगी। तो देखो यहाँ पे 3 एनर्जी गैप पॉसिबल है। तो कौन सा, देखो बात करें डेल्टा ई, एक तो कौन सा पॉसिबल है, डेल्टा E1 इसके लिखते हैं। ये तो कितना आएगा हमारा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। दूसरा कितना आएगा, डेल्टा E2 हमारा कितना आएगा भाई, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, इसके लिए 4 आएगा ना। और एक डेल्टा E3 क्या आएगा हमारा, डेल्टा E3 जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा हमारा, ये कितना आया हमारा, ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 3 तरह के एनर्जी गैप पॉसिबल है। इनके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है ये हम निकाल सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू में आते हैं, E इक्वल टू कितना होता है, hc लैम्डा होता है भाई। तो लैम्डा कितना आएगा हमारा, इस केस में कितना, hc डेल्टा E। अब इसको हम यहाँ पे लिखें तो कहानी क्या बन जाएगी, देखिए रहा यहाँ पे कहानी क्या बन जाएगी, hc को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हमसे लैम्डा किसमें दे रहा है, नैनोमीटर में दे रहा है। तो इसको लिखेंगे कितना, 1240 लैम्डा डिवाइड बाई डेल्टा ई। डेल्टा ई किसमें लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा लैम्डा किसमें आएगा, यहाँ पे नैनोमीटर में आएगा। एक तो ये, दूसरा कितना पॉसिबल है भाई, दूसरा कितना है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, 1240 डिवाइड बाई कितना आएगा हमारा इस केस में 4, ये पॉसिबल है। लैम्डा 3 कितना आएगा, 1240 डिवाइड बाई कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 2, ये पॉसिबल है। तो ये हमारी 3 तरह की जो वेवलेंथ है वो पॉसिबल है इसके इमेजिन स्पेक्ट्रम में। तो कौन सी नहीं पॉसिबल है भाई, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कहानी क्या आएगी हमारा, चेक कर लेते हैं इसको। ये कितना, ये आएगा हमारा आई थिंक 600 कितना आएगा, 620, ये आ गया हमारा 620, ठीक है। और यहाँ पे कितना बनेगा, ये आएगा हमारा 310, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा इस केस में, इसका भी 1/3 हो गया ना, देखो यहाँ पे इसका भी 1/3 हो गया। तो कितना आएगा, 620 का 1/3 कितना बनेगा हमारा, ये 620 का 1/3 कितना होगा हमारा, लिखा जाएगा तो लगभग आएगा भाई 1/3 कर दूँ, कितना बनेगा, ये बनेगा 207 नैनोमीटर आएगा, तो है ना लगभग। तो हमारा बात करें इस केस में, इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर दिया समझने के लिए ना, तो कितना आएगा हमारा इस केस में,
तो ये हमारी 3 पॉसिबल वेवलेंथ आएंगी, ठीक है ना। कौन कौन सी आ रही है भाई, 207 नैनोमीटर आ रही है, ये मतलब ये पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल वेवलेंथ है, ये पॉसिबल है, ये दिख रही है, ये पॉसिबल है। कौन सी पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं हमसे वो पूछ रहा है ना, विच इज नॉट प्रेजेंट विच विल नॉट बी प्रेजेंट, कौन सी प्रेजेंट नहीं होगी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल हमें क्या करना था यहाँ पर, बस डेल्टा ही निकालना था भाई, किसके इमेजिंग स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी एनर्जी लेवल पॉसिबल है, इसका वहाँ से हमको लैम्डा निकाल लेना था, है कि नहीं है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द हाफ लाइफ पीरियड, है ना। देखते हैं बच्चों, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस कितना है, हाफ लाइफ पीरियड कितना है हमारा इसके इसमें दे रखा है 60 डे है, अच्छी बात है। द टाइम टेकन फॉर 7/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास, क्या बोला, द टाइम टेकन फॉर 7/8 ऑफ इस टोटल ओरिजिनल मास टू डिसइंटीग्रेट। क्या बोल रहा है कि अगर इसका इनिशियल मास m0 मान लेते हैं और 7/8 मास जो होता है 7/8 मास हो जाता है डिसइंटीग्रेट, तो बचेगा कितना, बचेगा 1/8, है ना। जब हम बात करें इस फॉर्मूले में जानते हैं n इज इक्वल टू कितना होता है n0 a की पावर माइनस लैम्डा t, इसी को ऐसे भी लिखते हैं ना, n इज इक्वल टू n0 1/2 की पावर n, जहाँ पे n क्या होता है हमारा, n होता है t/t हाफ, t क्या है बच्चों, यहाँ पे t क्या है टोटल टाइम ना। अच्छा, n क्या होता है हमारा, n होता है रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब मास के लिए बात करें तो रिमेनिंग मास कितना बचेगा भाई, 7/8 हो गया डिसइंटीग्रेट, बचा कितना 1/8। तो इस केस में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग होंगे वो कितने बचेंगे बच्चों, वो रिमेनिंग होंगे 1/8, भाई 7/8 हो गया डिसइंटीग्रेट, तो बचा कितना 1/8। तो रिमेनिंग हमारे कितने बचे हैं बच्चों, 1/8 बचे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमेनिंग जो बचे हैं n0/8 बचे हैं। अगर रिमेनिंग मास बचेगा 1/8 तो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी 1/8 बचेंगे, तो वहाँ 1/2 की पावर n कर दो, तो यहाँ से उड़ गया n, कितना आ गया, n आ गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ होती है। तो कितनी हाफ लाइफ बीत चुकी हैं, 3 हाफ लाइफ। देखो n कितना है t/t हाफ, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा हमारा कितना 3t हाफ। 3 हाफ लाइफ बीत चुकी हैं, एक हाफ लाइफ कितनी है भाई हमारी 60 डेज है, इसका 3 गुना कितना आएगा 180 डेज। सिंपल था बेटा, है कि नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई, बट ये क्वेश्चन जो है वो जेएमएस पेपर में आते हैं, इसलिए आपको कोई क्वेश्चन को करके जाना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला बेटा, ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है, ऑफ हाफ लाइफ कितना है यहाँ पर 2 hours 30 minutes, अच्छी बात है भाई। एमिट रेडिएशन विच इज 64 टाइम्स द परमिसिबल सेफ लेवल, अच्छी बात है भाई। द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट वुड बी पॉसिबल टू वर्क सेफली विद सोर्स विल बी। देखो ये इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है कि हम मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम किसी ऐसे लोकेशन में जाते हैं जहाँ पर क्या है, मान लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो वहाँ पे जो रिएक्टिव एक्टिविटी का जो लेवल है वो 64 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेफ लेवल, पर जिस लेवल में हम काम करते हैं उसका 64 टाइम ज़्यादा है। तो कितने टाइम बाद हम वहाँ पे अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना, सेफ टू वर्क होगा। तो भाई जब जो रेडियो एक्टिविटी का लेवल है वो 1/64 टाइम्स हो जाएगा, है ना, भाई 64 है अभी 64 गुना है, इसका 1/64 हो जाएगा, मतलब इसका 1/64 हो जाएगा, मतलब कि क्या है, सेफ लेवल पे आ जाएगा, सेफ लेवल पे आ जाएगा। तो इस केस में कहने का मतलब क्या है, इस केस में कहने का मतलब ये है कि सिंपल भाई जो रेडियो एक्टिविटी का लेवल है वो क्या होना चाहिए, 1/64 कितने टाइम में हो जाएगा वो बताओ, है ना। रेडियो एक्टिविटी का लेवल 1/64 कितने टाइम हो जाएगा, तो 1/64 होने का मतलब क्या है कि उस केस में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे होंगे वो इस अभी के जितने अभी प्रेजेंट हैं उसका 1/64 हो जाएंगे। तो अभी कितने हैं, n0, फॉर्मूला क्या होता है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है 1/2, n0 1/2 की पावर n होता है, जहाँ n क्या होता है हमने देखा अभी t/t हाफ, ये होता है हमारा। इसे क्या लिखोगे, n0, ये कितना मर गया, n0/64 बचेगा ना भाई। अगर जो रेडियो एक्टिविटी का लेवल है वो 1/64 हो जाएगा, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी कर देंगे बच्चों 1/64 हो जाएंगे। क्या बनेगा, n0 1/2 की पावर n, ये कितना होता है, ये उड़ गया, कितना होता है ये 4 चौके 16 चौके 64, 2 की पावर 6 होता है ना। तो कितना होता है 2 की पावर, ये होता है 1/2 की पावर 6, तो कितना बनेगा इस केस में 1/2 की पावर n, तो n कितना जगह से हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बनेगा हमारा, लिखा जाएगा यहाँ से t कितना बनेगा हमारा 6 टाइम्स ऑफ t हाफ। कितना टाइम है, 2 hours 30 minutes, 2 hours 30 minutes का मतलब कितना हो गया ये, तो 2 hours 30 minutes तो हो गया 12 और 3 15 घंटे हो गए ना। t कितना गया इस केस में हमारा यहाँ से आ गया 15 hour। तो कितना टाइम आ जाएगा, 15 hour के बाद क्या हो जाएगा, दैट लोकेशन विल बी परमिसिबल टू द सेफ लेवल, ठीक है ना। चलिए सिंपल था। चलिए फिर तो सेम क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑफ इट्स एक्टिविटी ड्रॉप्स टू 1/16। हाँ भाई, ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ 30 years। क्या बोल रहा है कि भाई
क्या होगा हाफ लाइफ अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो एक्टिविटी है वो क्या होती है 30 सालों में कितनी ड्रॉप होती है बच्चों, वो 1/16 हो जाती है। ठीक है, तो उसका हाफ लाइफ क्या होगा भाई, सेम ही फॉर्मूला चल रहा है भाई। आप इसको रदरफोर्ड छुड़ीरा से करो, n = n0 a की पावर माइनस लैम्डा t से करो, या फिर सिंपल क्या n = n0 1/2 की पावर n से कर सकते हो। दोनों से ही आंसर आ जाएंगे, दोनों बातें की है ना, उसी फॉर्मूला ड्राइव होता है हमारा। तो करेंगे भाई, करते हैं देखो भाई। तो अगर एक्टिविटी जो है यहाँ पे एक्टिविटी बोला ना, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम ही आता है। a = क्या होता है a0 1/2 की पावर n आता है भाई। तो एक्टिविटी जो हो जाती है वो कितनी होती है बच्चों, 1/16 हो जाती है। तो क्या बनेगी a0 × 1/16 = कितना बनेगा हमारा a0 × 1/2 की पावर n। तो भाई कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा n आ जाएगा 4। तो हाफ लाइफ हमारी मान लें t हाफ है, तो अब तक कितनी हाफ लाइफ बीत चुकी है, 30 साल में कितनी हाफ लाइफ बीत चुकी है हमारी, 4 हाफ लाइफ बीत चुकी हैं। तो क्या आएगा देखो, t = कितना आएगा, n × t हाफ आता है ना, तो t टोटल टाइम कितना है हमारा 30 साल = n × t हाफ कितना आ गया हमारे यहाँ से 7.5 ईयर्स, है ना, ईयर्स। सिंपल था, कुछ नहीं कर रहे हम, तो सिंपल क्या, सिंपल वैल्यू पुट कर रहे हैं। सिंपल बट इस तरह क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे रोटेशन क्वेश्चन में लगे रहते हैं और इस तरह क्वेश्चन आते हैं और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। बताओ, हमें इस तरह क्वेश्चन करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर, 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए कंपेरेटिवली हैवियर न्यूक्लियाई बाय रिलेशन गिवन बाय, हमें दे रखा है यहाँ पे रिलेशन 1x2 + 1x2 = में दे रखा है क्या 2y4, हमको ये न्यूक्लियस दे रखा है, ठीक है ना, एक रिएक्शन दे रखी है। अच्छा, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं यहाँ पे, 2 लाइटर न्यूक्लियर मिलकर बना रहे हैं एक हैवियर न्यूक्लियर बना रहे हैं हमको, ठीक है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर हमको दे रखा है 1x2 का 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका हमको दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, किसका 1x2 का। और जबकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसका दे रखा है हमको, y का कितना दे रखा है बच्चों, हमको इसका दे रखा है कितना, दे रखा है हमें कितना 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। शायद यहाँ पे ना दिख रहा हो, थोड़ा ब्लर होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि भाई इस प्रोसेस में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ये बताओ, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, हमसे पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत ये बात नहीं है भाई, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आएगी। तो क्या बनेगी देखिए, तो टोटल एनर्जी रिलीज आएगी, एनर्जी ही लिखी जाए, एनर्जी रिलीज्ड, वो क्या आएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, ये एक न्यूक्लियॉन की है 7.6 × ये तो एक की है ना, कितने न्यूक्लियॉन है 4, ये होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट घटा दो। अच्छा, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है भाई 1.1, और कितने न्यूक्लियॉन है इसमें 2, तो 2 × 1.1। अच्छा, ये तो एक है ना, एक ये भी तो है, तो यहाँ क्या जाएगा, इसका डबल कर दो, तो ये होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। जो भी आए इसको मैथ आप कर सकते हो, कितना बनेगा हमारा 6 × 24 7 × 28, 6 × 24 7 × 28 30.4 माइनस कितना बन गया ये 4.4, कितना आ गया हमारा इस केस में, ये आ जाएगा हमारा लगभग 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच विल बी रिलीज्ड। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, है कि नहीं है। चलिए बच्चों आगे क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रेडियो एक्टिविटी आर गिवन बिलो, ठीक है भाई। द रेडियो एक्टिविटी इज ए रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही है भाई, जो रेडियो एक्टिविटी पूरी तरह से रैंडम प्रोसेस होता है और स्पॉन्टेनियस होता है, यहाँ तो सही है। एंड इज डिपेंडेंट अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, ये थोड़ा गलत है। ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है वो क्या है, फिजिकल और केमिकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है एक्चुअली, क्योंकि ये कैसा होता है, ये रेडियो एक्टिविटी बच्चों कैसा फिनोमेनन है, दैट इज एक्चुअली प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेनन होता है ना, पूरे तरह से न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली जो है ना, ये जो है ये वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट में गलत हो गया। यहाँ तक तो ठीक था, बट इसके आगे ये जो लिखा ना, डिपेंडेंट अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, ये गलत लिखा हुआ है, इस वजह से ये तो हमारा क्या एकदम ही गलत हो गया। फिर क्या बोला था, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इन द रेडियो एक्टिव सैंपल डिकेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। भाई अनडिकेड न्यूक्लियाई क्या होते हैं, n इज इक्वल टू क्या आता है L0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। भाई ये होता है, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई, द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इन द रेडियो एक्टिव सैंपल डिकेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। देखो ये टाइम के साथ कैसा डिके हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है भैया ना, या n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। तो इस केस में क्या लिखें, इसका रेट ऑफ डिके लिखे तो क्या आएगा, रेट ऑफ डिके क्या आएगा बच्चों, dn/dt,
dn/dt एक्टिविटी ये तो आती है ना, वो क्या आती है, वो आती है a नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये तो आती है, ये होती है, क्योंकि a नॉट कितना होता है लैम्डा n नॉट, तो क्या होगा लैम्डा इंटू n नॉट, लैम्डा इंटू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये है रेट ऑफ डिके, तो बोल रहा है क्या बोला, देखो द नंबर ऑफ डिके न्यूक्लियाई इन द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस डिके एक्सपोनेंशियली विद टाइम। सही बात है, तो इनका तो रेट ऑफ डिके, जिस रेट से डिके हो रहा है वो क्या है, वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। सही बात है, तो हमारा जो है वो बी तो क्या है बच्चों, करेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ लॉग बेस ई नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम रिप्रेजेंट द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन लाइफ टाइम। देखिए भाई, तो हम बात करें यहाँ पे, हमसे बोल रहा है इस केस में अगर हम बनाते हैं क्या, इनका दोनों साइड लॉग ले लो, क्या बोल रहा है लॉग ले लेते हैं अपने यहाँ पर, क्या बनेगा देखो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। अगर हम लॉग लेके बनेगा लॉग बेस एट बेस ई ln है, e इज इक्वल टू कितना बनेगा लॉग एट बेस ई n नॉट, है ना, ये क्या बनेगा माइनस ऑफ लैम्डा टी, ये बनेगा भैया। ठीक है, इनका अगर हम बनाते हैं क्या, देखो यहाँ पे क्या y इज इक्वल टू लिखिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से लिखा ना, ln e इज इक्वल टू ऐसे लिखो माइनस ऑफ लैम्डा टी, है ना, ln n नॉट, ये लिखा है। तो अगर हम बनाएं यहाँ पे इस केस में क्या, कोई ग्राफ जो बनेगा कैसा बनेगा, एक बनेगी स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप कैसा है भैया नेगेटिव है, ये लिखा है हमारा ln n, ये लिखा है हमारा t एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कितना था ln n नॉट था, इसका स्लोप कैसा है tan थीटा, कैसा है भैया माइनस लैम्डा है, नहीं है क्या, ये देखा है। तो हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, जो इसका स्लोप है हमसे बोल रहा है वो रेसिप्रोकल ऑफ मीन लाइफ टाइम होता है। अगर बात करें मीन लाइफ टाइम क्या होती है, टी, वो होता है 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा कितना है 1 बाई टी। सही बात है, इसका जो स्लोप है वो क्या है, इसका स्लोप है वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, मीन लाइफ टाइम। सही बात है, इस केस में एकदम सही करेक्ट है। तो हमारा सी जो सही बात बोल रहा है, तो हमारा जो सी है वो क्या बच्चों करेक्ट है। डी क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ डिके कांस्टेंट लैम्डा, द प्रोडक्ट ऑफ डिके कांस्टेंट लैम्डा, ठीक है भाई, एंड कहाँ गया, एंड द टी हाफ इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा, टी हाफ क्या होता है भाई, ln 2 बाई लैम्डा होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, टी हाफ इंटू लैम्डा क्या आएगा देखो, वो तो आएगा ln 2 आएगा ना, ये तो कांस्टेंट होता है भाई, तो ये तो एकदम ही गलत बात, ये तो हमारा क्या है गलत है। तो हमारा इस केस में क्या ऑप्शन करेक्ट है, ओनली बी एंड सी, तो बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, सॉरी ये हमारा क्या बनेगा इस केस में, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है कि नहीं बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड व्हेन यूरेनियम 238 लीकेज टू लेड 206। तो ये तो एकदम ही बकवास क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपने क्लास में किए भी होंगे, और इससे क्वेश्चन बच्चों क्या है प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन क्या आते हैं जेएमएन में आते बहुत हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बच्चे सोचते आते हैं हलवा क्वेश्चन है, हम तो क्या है कर लेंगे, बट वहाँ पर जाके क्या करते हैं, इसमें सिली मिस्टेक कर देते हैं, बताओ, है ना, तो वो नहीं करना है बच्चों, है ना, हम लोगों को लेड कितना है हमारा 206। देखो भाई इसकी तो हम जानते हैं भाई, तो जो भी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, एक अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो क्या होता है, जो मास नंबर में 4 का डिके आता है। तो यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं मास नंबर में कितना डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आया 238 206, कितना आया हमारा आया 32 का। तो अल्फा पार्टिकल जो आएंगे हमारे, एक में आता है 4 का, तो क्या करेंगे यहाँ पर टोटल डिफरेंस में क्या करेंगे 4 से करेंगे डिवाइड ना, है ना, एक में आता है 4 का, तो n में कितने का आएगा भाई 4 से डिवाइड कर दो, n मिल जाएगा यहाँ से। तो कितने अल्फा पार्टिकल निकले हमारे से, 8 अल्फा पार्टिकल हमसे यहाँ से निकले हैं। एक में 4 का आया तो 8 में 32 का आएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब देखो करने के बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते हो, या फिर नॉर्मल एकदम देसी तरीका भी लगा सकते हो। अब देखो 92 का था यूरेनियम का क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, 8 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। जब 8 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो इस केस में इसका जो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 16 से डिके हो जाएगा ना, 8 × 2 से डिके हो जाएगा। तो कितना बनेगा ये हमारा बनेगा कितना, यहाँ पे 16 से डिके होगा, कितना बनेगा हमारा ये 76 बनेगा ना, 76 बनेगा। तो जब यहाँ से 8 अल्फा पार्टिकल निकले तो उस केस में कहानी क्या हो गया है भाई, कि ये बन गया हमारा कितना, ये हमारा 76 बन जाएगा ना, 76 बनना चाहिए, बट अभी ये कितना है 82 है। 82 का मतलब क्या है, 82 का बेटा ये मतलब है कि इस केस में जो बीटा पार्टिकल आए हैं उनकी वजह से क्या हो गया है, इसका जो जेड बढ़ गया। अब देखो 76 होता जब अकेले क्या होते 8 अल्फा पार्टिकल निकलते, बट अभी 82 हो गया है,
मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें जो है वो 6 अल्फा पार्टिकल, जो 6 बीटा पार्टिकल अभी क्या है और निकले हैं, जब 6 बीटा पार्टिकल निकलेंगे तब इस केस में कहानी क्या हो जाएगा, इसका जो जेड है वो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो 8 अल्फा पार्टिकल और 6 बीटा पार्टिकल, ठीक है ना, क्या बनेगा 8 अल्फा पार्टिकल एंड 6 जो है हमारे 6 बीटा पार्टिकल जो है इसमें एमिट हुए हैं, कि नहीं बच्चों, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए, द एटम ऑफ ईच एलिमेंट इमिट्स कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। सही है भाई, देखो अगर बात करें सही क्यों है, क्योंकि वो हर एटम के लिए जो एनर्जी, हर एटम के लिए जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो अलग अलग आता है। जैसे बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम जानते हैं कितना होता है, तो 13.6, ये हमारा कितना होता है भाई, N2 हो गया हमारा, कितना हो गया, इसकी एनर्जी कितनी होगी, ये N1 है, N1 इक्वल टू 1 है, ये इसका एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। N2 के लिए कितना एनर्जी आती है हमारी, -3.4 आती है। ऐसे सबके लिए अलग अलग आती है। ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए होगी। हीलियम के लिए क्या होती है, N2 4 हो जाता है ना। लिथियम के लिए N2 9 आता है, बेरिलियम के लिए N2 16 होता है। तो हर जितने भी जो अलग अलग एलिमेंट होंगे उनके एटम के लिए हम जानते हैं जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। जब एनर्जी डिफरेंस अलग अलग आएगा तो उनका जो स्पेक्ट्रम होगा वो भी क्या होगा बच्चों, उनके स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ आएगी लैम्डा, वो भी सब में अलग अलग आएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, दैट एटम ऑफ ईच एलिमेंट इमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, सही है, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स पोस्टुलेट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स इन सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट। भाई आप तो ये तो जानते हैं, तो सिंपली सही बात करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहाँ पे रिवॉल्व करते वक्त क्या होता है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना। सही बात है, क्योंकि वहाँ पे वो कोई एनर्जी लूज नहीं करता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मैटर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। एकदम गलत। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg/m³ एंड दैट इज एक्चुअली कांस्टेंट। तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या होती है, हमेशा बच्चों कांस्टेंट होती है। तो ये तुम्हारा क्या स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। फिर डी क्या बोल रहा है, ए फ्री न्यूट्रॉन इज स्टेबल बट ए फ्री प्रोटॉन डिकेज, ए फ्री न्यूट्रॉन इज स्टेबल बट ए फ्री प्रोटॉन डिकेज इज पॉसिबल। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, एक्चुअली गलत है। क्योंकि अगर बात करें, एक फ्री न्यूट्रॉन जो, एक फ्री जो प्रोटॉन होता है वो स्टेबल होता है, बट एक फ्री न्यूट्रॉन जो होता है, फ्री न्यूट्रॉन वो क्या होता है, एक प्रोटॉन में डिके हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका जो मास होता है, इसका जो मास होता है न्यूट्रॉन का, वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास क्योंकि प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, इस वजह से एक फ्री न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हो सकता है, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मतलब एक फ्री प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से कम होता है। तो यहाँ पे कोई एनर्जी कभी रिलीज ही नहीं होगी ना, कभी भी इसके वाली क्वेश्चन में से पॉसिबल ही नहीं होगी। ये एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, एनर्जी इस वजह से रिलीज हो रही है क्योंकि क्या होगा, जो मास होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भाई प्रोटॉन का मास ही, अगर प्रोटॉन मानो ये है, ये इसकी बात की जाए, ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल होती है। दिस इक्वेशन इज पॉसिबल ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है ये फ्री रिलेशन नहीं होती, ये फ्री इक्वेशन, ये जो रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ये जो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर फ्री की बात करें तो फ्री प्रोटॉन अगर है तो वो न्यूट्रॉन में कभी डिके नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मास जो है वो क्या है, न्यूट्रॉन के मास से कम है। तो यहाँ पे कभी भी कोई एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी, क्योंकि मास बड़ा है, मास बढ़ ही नहीं सकता, कैसे बढ़ेगा, है ना। जबकि यहाँ पे क्या होता है भाई, इसका मास ज़्यादा होता है, तो जो रिमेनिंग मास होता है दैट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो भैया हमारा ये जो स्टूडेंट बोल रहा है ना कि फ्री न्यूट्रॉन इज स्टेबल, ये बट ए फ्री प्रोटॉन डिके फ्री प्रोटॉन डिके इज पॉसिबल, तो ये हमारा क्या है बच्चों, गलत है। फिर क्या बोला, ई रेडियो एक्टिविटी इज एन इंडिकेशन ऑफ द इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर। सही बात है भाई, तो इनस्टेबल न्यूक्लियर होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियर होता है, वही तो क्या होता है, स्टेबल होने के लिए ही तो अल्फा बीटा, नेगेटिव बीटा, पॉजिटिव बीटा, है ना, या गामा डिके के थ्रू क्या होता है, स्टेबल न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है। सही बात है ये, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी वो क्या होता है, इंडिकेशन होता है कि भाई जो न्यूक्लियस कैसा है, अनस्टेबल है, तभी वो क्या हो रहा है, स्टेबल होने के लिए सर्टेन पार्टिकल को एमिट कर रहा है। ए, बी एंड ई आर द करेक्ट ऑप्शन में बताना है इस केस में, तो ए, बी और ई क्या होंगे बच्चों इसमें, सिंपल करेक्ट होंगे, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। इफ नेक्स्ट, इफ एफ डिनोट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, ठीक है, टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन फॉर ए कलेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज, एफ क्या हमारा,
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड। तो देखो भाई, अगर एन नॉट जो है वो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने होते हैं, रिमेनिंग क्या होते हैं हमारे, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं हमारे कितने होते हैं, वो होते हैं एन, कितना आता है, एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो जो नंबर इतने इनिशियल थे ये हमारे थे इनिशियल, ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, और क्या है टी टाइम के बाद इतने बचे, तो डिके कितनी होगी भाई, तो अगर हम लिखेंगे डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन डी जो लिखा हुआ है यहाँ पे ना, वो कितना होगा, इनिशियल में से रिमेनिंग वाले घटा दो, ये हमारा क्या आया है, डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है ना, एफ क्या है, हमको बोल रहा है एफ क्या है, एफ जो है, एफ इज द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी डिवाइड बाई एन नॉट आएगा, ये है हमारा एफ, ये एफ लिखा हुआ है क्या है, 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी। हमसे बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ, डी एफ बाई डी टी बताना, डी एफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ बताना है अपन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी एफ बाई डी टी क्या आएगा भाई, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ये तो हो गया 0, ठीक है, माइनस को माइनस लिखा रहने दो, ई की पावर माइनस लेमडा टी का आएगा ई की पावर माइनस लेमडा टी, और एक माइनस लेमडा आगे आ जाएगा, बनेगा प्लस लेमडा, तो डी एफ बाई डी टी क्या बनेगा, लेमडा ए की पावर माइनस लेमडा टी। तो क्या हमारा आंसर बन जाएगा इस केस में, सिंपल था है ना, बस हमें कुछ नहीं करना, सिंपल के फॉर्मूले लगाने और सिंपल क्या कर देना बच्चों, डिफरेंशिएट कर देना है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला बेटा, देखिए क्या बोला, न्यूक्लियस ऑफ मास m एमिट्स ए गामा रे फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना न्यू, द लॉस ऑफ द इंटरनल एनर्जी बाय न्यूक्लियस इज। देखिए अभी कहानी क्या बोल रहा है इस केस में कि बच्चों ये एक m मास का क्या हमारा न्यूक्लियस है, m मास का न्यूक्लियस है, या इनिशियली ये रेस्ट में था ऐसे, बाद में क्या होता है कि जो m मास का न्यूक्लियस होता है बच्चों, ये एक सर्टेन फोटोन को एमिट करता है, ठीक है ना, जिसकी जो फ्रिक्वेंसी कितनी है वो न्यू है, ठीक है ना, हमें देखकर फ्रिक्वेंसी न्यू है। अच्छा बहुत बढ़िया, तो जब इस फोटोन को एमिट करेगा तो हम जानते हैं फोटोन का सर्टेन मोमेंटम होगा। अगर हम मान लें इसका वेवलेंथ लेमडा है तो इसका मोमेंटम कितना आएगा, p इक्वल टू एच बाई लेमडा, है ना, फोटोन का वेवलेंथ लेमडा है तो एच बाई लेमडा मोमेंटम होगा। अब देखिए हमसे बोल रहा है कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना लॉस आया, बात ये आती है इंटरनल एनर्जी में लॉस आएगा क्यों, तो इंटरनल एनर्जी में लॉस क्यों आएगा, तो ये जो जब ये इनिशियली रेस्ट में था तो जब इससे फोटोन इमिट हुआ तो फोटोन की एनर्जी होगी h इंटू न्यू, तो वो एनर्जी एक्स्ट्रा कहाँ से आई, इसकी इंटरनल एनर्जी से आई। दूसरी, जब ये फोटोन डिके होगा इससे तो क्या होगा, इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है ना, इसकी वजह से जैसे फोटोन आगे निकलेगा तो ये जो इसका नाम क्या है न्यूक्लियस, ये पीछे की तरफ कुछ 20 स्पीड की तरफ जाएगा, है ना। तो एक तो एनर्जी फोटोन की प्लस दूसरी कौन सी एनर्जी, इसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल एनर्जी क्या है ये बच्चों, जो लॉस आएगा वो फोटोन का एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, इंटरनल एनर्जी से तो आई है, नहीं है क्या, तो इस केस में जो इंटरनल एनर्जी में लॉस क्या रहेगा, इसकी एनर्जी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में लॉस तो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या नाम इसका न्यूक्लियस। अब क्योंकि ये सिस्टम पूरा रेस्ट में था इनिशियली, तो जितना मोमेंटम इस फोटोन का होगा उतनी मोमेंटम क्या होगा, इस न्यूक्लियस का होगा। तो अगर हमें एच न्यू तो पता ही है, बस हमें क्या चाहिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखें किसकी, न्यूक्लियस की, क्या बनेगी, पी स्क्वायर बाई 2m, पी क्या है हमारा एच बाई लेमडा, भाई जितना मोमेंटम इसका होगा उतना मोमेंटम इसका भी होगा, क्यों, दोनों इनिशियली सिस्टम तो रेस्ट पे था तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो जितना मोमेंटम इस न्यूक्लियस का उतना मोमेंटम फोटोन का होगा, तो क्या आएगा एच स्क्वायर बाई लेमडा का स्क्वायर इंटू 2m बनेगा। अच्छा हम जानते हैं देखो c इज इक्वल टू क्या होता है, c इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लेमडा, तो 1 बाई लेमडा हमारा क्या बनेगा इस केस में, 1 बाई लेमडा क्या बनेगा हमारा इस केस में लिखा जाएगा, तो 1 बाई लेमडा बन जाएगा क्या, न्यू बाई c, ये बन जाएगा, उठा के चिपका दो यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, एच स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर बाई क्या बनेगा 2m इंटू सी स्क्वायर बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो भाई टोटल एनर्जी में लॉस आया वो क्या आया बच्चों, इसको उठा के यहाँ चिपका दो, क्या बनेगा, टोटल एनर्जी में लॉस क्या है बेटा, एच न्यू प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई 2m इंटू सी का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, एच न्यू हमने कॉमन लिया, क्या बन गया 1 प्लस एच न्यू बाई एच न्यू ऐसा ना, बाई 2m सी स्क्वायर, है ना। तो कहाँ दिया हमको, जहाँ दिया अभी हमारा ऑप्शन है, कहाँ दे रखा हमको दे रखा है इस केस में ऑप्शन नंबर डी वाला, तो हमारा डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल था, बटा है कि नहीं, बस हमें कुछ नहीं करना था, बस हमें ये चेक करना था कि इंटरनल जब लॉस आएगा वो आएगा कहाँ से, वो कहाँ से आएगा बच्चों, वो एक तो आएगा इससे कि भाई फोटोन की कितनी एनर्जी है, प्लस दूसरा क्या है कि जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आई है क्या बोलते हैं न्यूक्लियस की, वो कहाँ से आई,
ऑन द लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? द डिके ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, द डिके ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन फ्री है, हमें बताया था अभी, अगर प्रोटॉन फ्री है, फ्री प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से कम होता है। लेकिन इनसाइड द न्यूक्लियस क्या है, ये डिके पॉसिबल होता है ना। अच्छा, तो क्या बोला? इज नॉट पॉसिबल एज प्रोटॉन मास इज लेस देन न्यूट्रॉन। नॉट पॉसिबल मतलब क्या है? फ्री प्रोटॉन, अकेला प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा पॉसिबल तो है। कब पॉसिबल हम जानते हैं, ये पॉसिबल कब है? जब क्या हम इनसाइड द न्यूक्लियस है। ठीक है ना, पॉसिबल ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। सही बात है, एकदम सही बोल रहा है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल तो होता ही है, तो गलती है। ऑलवेज पॉसिबल एज इट एसोसिएटेड ओनली बाय द पॉसिबल डिके। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा पॉसिबल नहीं होता। फ्री प्रोटॉन कभी न्यूट्रॉन में डिके नहीं होता, जबकि इनसाइड द न्यूक्लियस क्या होता है, वीक फोर्सेस की वजह से प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, अच्छा चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन बाई फोर्स के बाई आर। क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन बाई ए फोर्स, उस पर एक फोर्स हो रहा है F इक्वल टू के बाई आर। ठीक है, उसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, वेर के इज कॉन्स्टेंट एंड आर जो है, आर इज द, यहाँ 4 नहीं है, आर है, आर एन होना चाहिए। आर इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छी बात है। बाई अप्लाइंग द बोर्ड मॉडल टू दिस सिस्टम, ठीक है, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिटल of the electron is found to be Rn, है ना, 4 Rn। ठीक है, and the kinetic energy of the electron to be Tn। kinetic energy कितनी है हमारी? तो kinetic energy है, इसको Tn लिखा है उन्होंने, kinetic energy को लिखा Tn। then which of the following is true। अच्छा, हमको बताना है इस केस में kinetic energy किससे डिपेंडेंट होगी और क्या नाम इसका, क्या नाम, रेडियस कैसे डिपेंडेंट होगी। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या बोल रहा है कि ये है हमारा ओरिजिन, ऐसा ओरिजिन है और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है RF रेडियस पे। ठीक है, अच्छी बात है। उस पर जो लग रहा है फोर्स, उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है बच्चों? मुझे रखा है यहाँ पे, क्या वो फोर्स दे रखा है, कितना है रखा है, R/N। तो जो फोर्स लगेगा टुवर्ड सेंटर, यही तो इसे क्या प्रोवाइड करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है v स्पीड से मूव कर रहा है, तो कहानी क्या होगी भाई? F इक्वल टू आएगा mv²/r, क्योंकि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? यही तो देगा भाई। तो F इक्वल टू आएगा कितना? mv²/r आएगा। यहाँ पे K कितना है? K इक्वल टू है K/r, K/r इक्वल टू कितना बनेगा? mv²/r। r से r तो गया, तो mv² क्या है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बनेगी भाई इसकी, जो कि क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी? काइनेटिक एनर्जी इसकी है, इसने बोला Tn से बोलो, काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो आएगी K/2। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो भैया क्या है? कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो n से इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा कहाँ दिया? ये तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये करेक्ट हो गया। अच्छी बात है, तो फिर भी आगे निकाल लेते हैं ना, फिर भी आगे निकाली तो निकाल ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपली आगे निकाल में। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि क्या है K से इंडिपेंडेंट, तो ज़्यादा दिख रहा है अभी। V भी क्या है इस केस में? V भी क्या है? कॉन्स्टेंट आएगा इसका। अच्छा, हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम mvr क्या होगा? nh/2π। ठीक है, अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, तो v देखो यहाँ पे v भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। v कांस्टेंट आएगा तो ये m इंटू वी क्या है बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। ये r n से इंडिपेंडेंट है, तो r सीधा सीधा दिख रहा है, r क्या है वो n के क्या है? प्रोपोर्शनल है। ये तो n से इंडिपेंडेंट है, ये नंबर n से इंडिपेंडेंट है, तो ये नंबर क्या होगा? ये नंबर पूरा कांस्टेंट है, r क्या होगा? n के प्रोपोर्शनल होगा। सीधा क्या बनेगा? Tn इज इंडिपेंडेंट ऑफ n एंड Rn इज प्रोपोर्शनल टू n। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है? सिंपल क्वेश्चन एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा। क्या बोल रहा है? 2 सोर्स ऑफ लाइट एमिट एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर, ठीक है भाई, एंड 500 नैनोमीटर। अच्छी बात है, रेस्पेक्टिवली। अच्छा, विजिबल लाइट बोल रहा है ना, ऑब्वियस बात है, 500 नैनोमीटर कहाँ लाई करता है? विजिबल रेंज में लाई करता है। बोथ द सोर्स एमिट लाइट ऑफ सेम पावर, ठीक है भाई, 200 वाट। The ratio of number density of photon of X-ray to the number density of visible light कितना होगा? क्या दिक्कत है भाई? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमको दे रखा है, इसके पावर दे रखी है, इसकी इतनी पावर की लाइट एमिट कर रही है। तो अगर बात करें बच्चों, देखिए हम जानते हैं यहाँ पे पर सेकंड 200 वाट की एनर्जी जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 सेकंड में इतनी एनर्जी जनरेट हो रहा है, और हमको बोल रहा है X-ray की वेवलेंथ कितनी है हमारी? 1 नैनोमीटर है। अच्छा, तो एनर्जी क्या है? उसके लिखा लिखा दो Hc/1 नैनोमीटर। मैथ करने की जरूरत ही नहीं है। इनटू N1 नंबर जो है, N1 नंबर जो है वो X-ray के
एमिट हुए, ठीक है। अच्छा भाई, एक की न्यूक्लियाई, एक की एनर्जी इतनी है, तो n1 नंबर ऑफ जो है क्या एक्सरे के फोटॉन्स गिरे, तो टोटल जो एनर्जी आई वो कितनी है, 200 वाट आई। अच्छा, और जो विजिबल लाइट गिर रही है उसकी भी तो क्या बोलते हैं, उसकी भी तो एनर्जी कितनी है पर सेकंड, 200 वाट ही है। अच्छा, उसकी कितनी वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ कितनी हमारी हुई, 500 नैनोमीटर है। तो मान लेते हैं उसके कितने आए, n2 नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरे। हमसे क्या पूछ रहा है इस केस में, क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सरे टू द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ विजिबल लाइट। तो हमसे बोल रहा है कि पर सेकंड जो नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे गिर रहे हैं एक्सरे के, और पर सेकंड नंबर ऑफ फोटॉन गिर रहे हैं किसके, क्या नाम इसका, विजिबल लाइट के, इनका बताओ रेशियो। इसको ले आओ, तो n1/n2 सीधा सीधा क्या देगा, n1/n2 क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर, इसको ले आओ ना, क्या बनेगा, इधर जाएगा नीचे जाएगा, तो n1/n2 साफ साफ दिख रहा है, इधर जाएगा इधर गया, कितना बन जाएगा यहाँ पे 1/500, सिंपल है कि नहीं है, ये बन जाएगा भैया। तो n1 बन जाएगा 1/500, भाई इसको तो ले आओ, इधर बनाएगा, इधर आएगा 500, HC से SC कट जाएगा, नहीं HC से SC उड़ जाएगा, सिंपली कहानी क्या जाएगी, 1/500 आ जाएगा ये, है ना, सिंपल है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। ओके, ए पार्टिकल P इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्लीट डिके ऑफ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ, क्या बोल रहा है इस केस में, पार्टिकल, ये क्या एक्स लिखा है ना, एक्स सिंबल है, एक्चुअली एक्स होना चाहिए, एक्स क्या लिखा है, एक्स होना चाहिए, एक्स एंड वाई, ठीक है ना। हैविंग द ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, लैम्डा एक्स डैश एंड लैम्डा वाई डैश। इफ एक्स एंड वाई वेयर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पी। अच्छा, क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे एक एक्स पार्टिकल है ना, मान लो ये एक्स पार्टिकल है और ये एक वाई पार्टिकल है, ठीक है ना, एक्स है ये वाई है, दोनों पहले ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ठीक है। इनके बीच में हुआ इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन होने के बाद एक पूरा जो है पूरा पार्टिकल बना यहाँ पर P, ठीक है। अब ये मूव कर रहा होगा इधर कहीं कहीं भी, इनकी जो de Broglie वेवलेंथ कितनी है, वो लैम्डा एक्स और ये लैम्डा वाई है, गामा याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे बोल रहा है भाई इसकी बताओ क्या होगी de Broglie वेवलेंथ, क्या दिक्कत है भाई, देखो इसका मोमेंटम मान लेते हैं कितना है, P1 है आगे की तरफ, ऐसा कितना है P2, तो हम जानते हैं सिस्टम का जो मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा बच्चों, तो हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, P इनिशियल इक्वल टू आएगा P फाइनल। इसका मोमेंटम मान लेते हैं कितना है, P1 है, इसका कितना है भैया, इसका कितना है, P2 है, इसका मान लेते हैं P है, तो P1 मोमेंटम इसका है आगे की तरफ, ठीक है। इसका P2 किधर है, पीछे की तरफ ना, साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन नहीं साथ में भाई, ये MB आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव, तो क्या होगा P1 माइनस P2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसका मोमेंटम आगे की तरफ P, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, P। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस केस में ये कितना बनेगा, हम जानते हैं लैम्डा P इज इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल टू सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, H/P होता है भाई, H/P होता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखें पहले वाले का मोमेंटम क्या बनेगा, H/λ x बन जाएगा, पहले वाले का क्या बनेगा, H/λ x, दूसरे वाले क्या बनेगा, H/λ लैम्डा ही गामा जो भी देखा है, लैम्डा बोलो या गामा बोलो, ठीक है ना, लैम्डा वाई इक्वल टू क्या बनेगा, H/λ, ये उड़ गया, यहाँ से क्या बना देखो इस केस में, क्या बन गया, लैम्डा वाई माइनस क्या बन गया, लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई बाई लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू क्या गया हमारा, इस केस में ये लैम्डा आ जाएगा, और एक मॉडल्स लगा दो इन दोनों में जो भी बड़ा हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो क्या बनेगा इस केस में हमारा, यहाँ पे गामा बोलो, गामा मान लो, क्या बनेगा, लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई डिवाइड बाई लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स, ठीक नहीं है। तो ये हमारा था कि इस पूरे चैप्टर का डिस्कशन, सिंपल चैप्टर था बच्चों, है कि नहीं है, लेकिन अगर बात करें चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो जेईई मेंस के पेपर्स हैं, जो जेईई मेंस के पेपर्स में भर भर के पूछा आता है, हर शिफ्ट में कुछ से क्वेश्चन आता है, गारंटी आता है। तो जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें, इन शिफ्ट के इस क्या है इस चैप्टर के जो PYQs उनको एक बार अच्छे से देख लें और एक बार इन PYQs को अच्छे से लगा लें, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे बच्चों। हम मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।